पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव शो सेहत टुडे में। हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर सचिन कौशिक, सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। वेलकम सर। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल पूछूंगी, व्हाट डज मेंटल हेल्थ मीन टू यू? ये गुड मेंटल हेल्थ क्या है? इज इट जस्ट अबाउट हैप्पीनेस और एब्सेंस ऑफ एनी मेंटल इलनेस? व्हाट इट इज ऑल अबाउट? देखिए, मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा एक दायरा है ना, और इसके अंदर ऑब्वियसली बीमारियां हैं जैसे मेंटल इलनेस जिसको हम कहते हैं, और ना सिर्फ बीमारियां, वो जो डे टू डे लाइफ में हम अपनी स्ट्रगल्स, एंग्जाइटीज़ जिसको हम कॉमनली बोल देते हैं, आजकल हर दूसरा इंसान शब्द यूज़ कर रहा है, टेंशन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, चिंता में हूँ, तो इन सब इश्यूज़ के साथ जो हम रोज़ फाइट करते हैं या ग्रैपल करते हैं, तो मेंटल हेल्थ इन सबको इनकम्पैस, इन सबको कवर करने वाला जो एक दायरा है वो उसके अंदर आता है। इसके अंदर पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है, अपने आप को खुश कैसे रखा जाए और बीमारियों से कैसे लड़ा जाए, वो डिसऑर्डर्स को ट्रीटमेंट का पार्ट है। तो फ़र्क क्या है सर मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर में? देखिए, मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर तो तकरीबन एक ही चीज़ है, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तो बीमारी है और एक बीमारी से पहले दिन ही बीमारी शुरू नहीं होती। जैसे तनाव है, मानसिक तनाव आज के युग में सबको है, हर इंसान, कोई इंसान आज ये नहीं कह सकता कि उसको टेंशन नहीं होती। लेकिन कब ये टेंशन धीरे धीरे करके इतनी बढ़ जाती है कि उससे हमारी ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं, जो नर्वस सिस्टम है, उस पर ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है कि फिर एक हम जिसको बीमारी का रूप कहते हैं, ये जो एक नॉर्मल फिनोमिना था, जो एक नॉर्मल अप्स एंड डाउन थे, वो फिर लगातार डाउन होते होते एक ऐसे डिप्रेशन को जन्म देती है जो फिर एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है। तो स्ट्रेस, एंग्जाइटीज़, ये एक नॉर्मल हमारी वेरिएशंस है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, बहुत लगातार इनके लक्षण बढ़ने लगें, तो ये एक बीमारी का रूप ले लेती है। तो सबसे कॉमन साइकेट्रिक इश्यूज कौन से हैं सर? एंग्जाइटी, घबराहट, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को हम सबसे कॉमन साइकेट्रिक इश्यूज मानते हैं, जिसके अंदर एंग्जाइटी के बड़े कॉमन से लक्षण है। बहुत कॉमन लोग कहते हैं कि यार मुझे तो छोटी सी बात की चिंता हो जाती है, मैं एक बात दिमाग से निकाल नहीं पाता, कल मुझे कुछ काम करना, आज से मैं सोचना शुरू कर देता हूँ, रात को सोने की कोशिश करता हूँ, नींद नहीं आती, हर दिमाग में नेगेटिव तरह के विचार आते रहते हैं, कहीं ऐसे तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसे तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। तो हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर जब मैं बहुत ज़्यादा चिंता करने लगूँ, तो ये एंग्जाइटी और यही धीरे धीरे करके एक डिसऑर्डर को जन्म कर देती है। कॉजेज़ की अगर हम बात करें सर, कि जनरली कॉजेज़ ऑफ मेंटल इलनेस और डिसऑर्डर्स आर अनसर्टेन एंड अनक्लियर, आपके हिसाब से मुख्य कारण क्या क्या हैं? देखिए, मैं मेंटल इश्यूज़ और मेंटल इलनेस के कारणों को 3 भाग में बांटना चाहूँगा। पहला है बायोलॉजिकल, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। लोग सोचते हैं कि यार अपने आप को पॉजिटिव रखो और आपको किसी चीज़ की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, जो गलत है। जैसे बाकी बीमारियां हैं, शुगर है, बीपी है, हम सबको पता है शुगर का कारण बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है उसका अप एंड डाउन होने की वजह से शुगर बीमारी जन्म लेती है। ऐसे ही मेंटल इलनेस का जो मेजर पहला कारण है वो बायोलॉजिकल है। हमारी ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स हैं जिनको हम अपनी लैंग्वेज में न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। आजकल बड़े कॉमनली उनको सेरोटोनिन, डोपामिन, इस तरह के लैंग्वेजेस में हम, आप गोमन लोग गूगल पे भी पढ़ के इसको यूज़ करते हैं। इनके लेवल कई बार जेनेटिक कारणों से और बहुत बार हमारे अंदर के हार्मोनल चेंजेस, हमारे अंदर के बदलते एनवायरनमेंट की वजह से ये केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी या डिप्रेशन या और कोई मानसिक बीमारी जन्म लेती है। तो ऐसे में अगर हमें ट्रीटमेंट करना, तो हमें इन कारणों को ट्रीट करना पड़ेगा। सेकेंडली, साइकोलॉजिकल कारण। अब सेम तरह का तनाव 2 लोगों पे आता है, एक के ऊपर उतना असर होता है, एक के ऊपर उतना असर नहीं होता। तो हम सब के जीवन में जब शुरुआती दौर से लेकर 17-18 साल की उम्र तक एक पर्सनैलिटी जन्म लेती है, एक एटीट्यूड, एक क्षमता जन्म लेती है, जो इंसान की अपब्रिंगिंग, उसकी फैमिली के कल्चर, उसकी स्कूलिंग, उसके जीवन में होने वाले जो मेजर इवेंट्स हैं, उससे इंसान के एक एटीट्यूड का जन्म होता है। उस एटीट्यूड पे भी निर्भर करता है कि कितना तनाव आपके ऊपर कितना कल मानसिक बीमारी को जन्म देगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत शुरू से, मुझे थोड़ी सी बात बहुत ज़्यादा परेशान करती है, कुछ लोग डील करते हैं। और तीसरे हैं सोशल सर्कमस्टांसेस। तो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल कारण। सोशल सर्कमस्टांसेस, अब कई बार हालात ही ऐसे हो जाते हैं, हम सब अभी पैंडेमिक से जूझ ही रहे हैं, लेकिन आज से जब पैंडेमिक की शुरुआत हुई तो हालात कुछ ऐसे बने, ना चाहते हुए भी इतना स्ट्रेस लोगों के जीवन में आया, फाइनेंशियल तरीके से जीवन अस्त व्यस्त हुआ, लॉकडाउन हो गया, मतलब अनसर्टेनिटी लाइफ में आई। तो वो सोशल सर्कमस्टांसेस, कई बार किसी की फैमिली लाइफ के अंदर कुछ ऐसी घटना घट जाती है, फैमिलीज में डेथ है या कुछ ऐसी बीमारियां या कुछ सोशल फाइनेंशियल इश्यूज ट्रिगर हो जाते हैं, तो वो सोशल सर्कमस्टांसेस भी कई बार ऐसे
जख्म ऐसे तनाव क्रिएट करते हैं कि मानसिक बीमारी का जन्म होता है। सर अगर हम इसको डिवीजन करें, ये जो कैटेगरीज है, होप, होपलेसनेस या रिलेशनशिप्स हैं, बिलोंगिंग्स हैं, वर्क प्रेशर है, ये कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हम लोग, बहुत लोगों के अंदर बायोलॉजिकल ससेप्टिबिलिटी है। वो लोग आप समझ लो कि वो किनारे पे खड़े हैं, थोड़े से हार्मोनल इम्बैलेंस है, कुछ जीन्स हैं, लेकिन उनको अभी बीमारी हुई नहीं है, लेकिन उनके साथ उनके वर्क प्रेशर या रिलेशनशिप में कुछ ऐसा इशू आ जाता है कि वो उनको किनारे से बीमारी की ओर धक्का दे देती है। और वर्क लाइफ बैलेंस, खासकर मैं बहुत कॉमनली आईटी प्रोफेशनल्स उनको देख रहा हूँ जिनका जब वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ कोविड में, आपने वर्क प्रेशर की बात करी, तो लोग बड़े खुश हुए कि अब तो हमें सिर्फ घर से काम करना पड़ेगा, आदत पड़ गई। हाँ, लेकिन कब वो वर्क फ्रॉम होम सारा दिन सुबह से लेकर रात तक का आपकी पर्सनल लाइफ को डिसरप्ट करने लगा, कब अब आपके होम और आपके ऑफिस में फ़र्क ही ख़त्म हो गया, आप ऑलमोस्ट 24 आवर वर्क में आ गए, तो कब वो आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने लगी। इस तरह से जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है और जो सोशल इम्पैक्ट है, आपकी रिलेशनशिप सफ़र करने लग जाती हैं, उस सब का फिर धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन होता है और कहीं ना कहीं फिर वो कोई ना कोई मानसिक बीमारी को जन्म देता है। सर इमोशनल और बिहेवियरल इशू की अगर बात करें एडल्ट्स में और ख़ास करके बच्चों में, तो वो क्या क्या है, उसका विश्लेषण? देखिए, अगर बच्चों से मैं शुरुआत करूं इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज़ की, तो बच्चों में इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज़ बीमारी के कारण भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा उसका कारण घर की पारिवारिक स्थितियां भी हो सकती हैं। अब हम जॉइंट फैमिली सेटअप्स टूट रहे हैं, हम सबको पता है, अब हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हैं। पहले बच्चे मदर फादर बिजी भी हैं तो दादा दादी वो इमोशनल केयर, वो इमोशनल सपोर्ट दे पाते थे। आजकल या तो वो इमोशनल सपोर्ट के लिए मेड्स हैं या जो क्रैच सर्विसेज हैं, या आजकल उस इमोशनल सपोर्ट के लिए हमने स्क्रीन देनी शुरू कर दी है बच्चों को कि चलो ठीक है 2 घंटे मैं बिजी हूँ, मैं अपना काम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, चलो इसको मोबाइल दे दो, टैबलेट दे दो, लैपटॉप दे दो। तो वो बच्चा जो उसको अनफिल्टर्ड देख रहा है, जो उसकी उम्र के हिसाब से अभी नहीं है, जो वो उस कल्चर में ही नहीं है जिस कल्चर को वो ऑब्जर्व कर रहा है, हम वो जापानीज या इंग्लिश कार्टून देख रहा है, वो उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं वो एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, वो बहुत बड़ा जो कारण बच्चों में इमोशनल इश्यूज का है, वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स। पेरेंट्स अक्सर समझते हैं कि हम बच्चों से खूब बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैं बच्चों से बात करता हूँ जो बिहेवियरल इश्यूज के साथ आते हैं, वो कहते हैं हाँ खूब बात करते हैं, लेकिन एक ही बात करते हैं, पढ़ाई ठीक हो रही है, तुम्हारा होमवर्क कब कैसा हो रहा है, तुम खेलने नहीं जाते हो, तुम डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हो। कहते सिर्फ सलाह देते हैं, कभी वो ये नहीं, मैं उनसे पूछता हूँ भी सलाह देते तो कोई बुरी बात नहीं है, कहते लेकिन सिर्फ सलाह देते हैं। कहते दाल में नमक होना चाहिए ना, नमक में दाल नहीं ना। तो कोई जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है वो होती ही नहीं है। जब भी पापा दिखेंगे आपको अरे तुम इधर आना, तुम्हारी पढ़ाई का क्या चल रहा है। तो इसलिए वो बच्चे भी कटने लगते हैं, इमोशन शेयर करना कम कर देते हैं, और फिर जो उनका तनाव है, अब उतनी मेच्योरिटी तो नहीं है, वो अपने दोस्त से पूछेंगे या सोशल मीडिया में निकालेंगे, और वहाँ से जो रुझान, जो इन्फ्लुएंस उनके ऊपर आएंगे, उससे फिर कुछ ना कुछ इश्यूज जन्म लेंगे। सर काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुद्दा है ये, व्हाट रोल कैन पेरेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट प्ले इन मैनेजिंग, क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं अपने पेरेंट्स से या फ्रेंड्स से कि मैं एंजाइटी में हूँ या मैं डिप्रेशन में हूँ, ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ नहीं सी, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ काम ਕਰਦੇ ਸੀ। सो व्हाट रोल दे कैन प्ले? देखिए, सबसे आपने बहुत अच्छी बात कही, ये तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि देखिए एंजाइटी पहले भी थी, अब भी है, और ये बीमारी ठीक है, पहले लोग को बीमारी के बारे में नहीं पता था, अब लोग को समझ में आ रहा है, वरना डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स पुरानी बीमारी हैं, ठीक है, आज के सर्कमस्टांसेस में वो बढ़ रहे हैं। पहली बात तो एक कंपैशनेट लिसनिंग वो बहुत ज़रूरी है। जो हमने मेंटल हेल्थ को टैबू बना दिया है, पेरेंट्स अपने पार्टनर, हस्बैंड वाइफ से नहीं, वाइफ हस्बैंड से नहीं डिस्कस करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है अगर मैं अपने डिप्रेशन एंजाइटी की बात करूंगा तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे, मुझे वीक समझेंगे। तो बीमारी, वीकनेस, मेंटल वीकनेस और मेंटल इलनेस अलग अलग चीज़ें हैं। कोई भी इंसान को मेंटल इलनेस हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वीक इंसान है, बीमारी है, जैसे हमें कोई और बीमारी बीपी या शुगर हो सकती है। तो उसको अंडरस्टैंड करना और कई बार पेशेंटली लिसन करना, सुनना सामने वाले की बात। आज का युग बोलने का युग है, सुनना कम होता जा रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम सामने वाले की मनोदशा को समझ सकते हैं। खुद से बन पड़ता है तो खुद से, नहीं तो किसी स्पेशलिस्ट की सहायता ले सकते हैं। सर ट्रीटमेंट से पहले मैं प्रिवेंशन की बात करना चाहूँगी कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं अलग अलग एज ग्रुप में इससे मानसिक बीमारी से बचने के लिए, और वो कौन से साइंस हैं
जिनका पता होना हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़रूरी है? देखिए, रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो मुख्य रिस्क फैक्टर्स जो मैं देख पाता हूँ वो है आपका स्लीप साइकिल का डिस्टर्ब होना। बहुत लोग रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं और उसको नॉर्मल भी समझते हैं कि 7 घंटे की नींद ही है, घड़ी से जब मर्जी पूरी कर लो, जबकि आपका बायोलॉजिकल सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। वर्क लाइफ बैलेंस जो हमने डिस्कस किया वो बहुत ज़्यादा डिसरप्टेड है। वर्क घर में घुस रहा है, घर वर्क में घुस रहा है, रिलेशनशिप्स के अंदर कम्युनिकेशंस की कमी बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव को जन्म देती है। नशों का सेवन आपको मानसिक इलनेस की तरफ धकेलता है, एक्सेसिव नशे यूज़ करना, और कहीं ना कहीं ओवर टाइम इवन स्क्रीन पे देना जितनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती है लोगों को अगर वो फेसबुक चेक ना करें, वो सोशल मीडिया चेक ना करें। तो उस ओवर स्क्रीन यूजेज और कहीं ना कहीं खान पान की कमी, एक्सरसाइज की कमी और आपके रूटीन का एक बैलेंस ना होना, आपके जीवन शैली में एक बैलेंस की कमी होना है ना। कभी है तो सो रहे हैं तो सो रहे हैं जी, वीकेंड में टीवी देखने लगे तो कहते हैं ना उसको बिंज वॉच कर रहे हैं अब हम सीरीज 2 दिन तक। कहीं ना कहीं वो बैलेंस जो खो रहा है वो कहीं ना कहीं फिर इस एंग्जाइटी और शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कि एक्सेसिव कंपटीशन की स्पिरिट जो हर एक इंसान को एज पे पुश करने की और चल रही है, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करने के लिए भी मुझे लगता है ज़रूरी है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पुश कर रही है इसको, जो यूथ को हमारे खासकर। जहाँ तक रिस्क फैक्टर्स की बात है, देखिए डिप्रेशन के मैं मुख्य अगर रिस्क फैक्टर्स बताऊं, अगर आपके निकटतम कोई पारिवारिक संबंध मतलब फैमिली मेम्बर है या आपका कोई दोस्त है, आप देख रहे हैं 2 या 3 हफ्ते से लगातार उदास रहना, अचानक उन चीज़ों में मन ना लगना जिनमें पहले खूब इंजॉयमेंट थी। पहले टीवी बड़ा अच्छा लगता था, म्यूज़िक अच्छा लगता था, अब उस टीवी में मन नहीं लग रहा, म्यूज़िक में मन नहीं लग रहा। कंसंट्रेशन की कमी होना, पहले उसी काम को तुरंत कर लेते थे, अब वही काम करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, गलतियाँ हो रही हैं, थकान ज़्यादा हो रही है। आसपास के लोग कहते हैं यार तुम चिड़चिड़े होते जा रहे हो, तुम तो इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हो, तुम तो बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हो। स्लीप डिस्टर्बेंस होना, या कभी कभी बहुत ही एक्सट्रीम किस्म के विचार, यार ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है, क्यों जी रहे हैं, है ना, लाइफ की क्या ज़रूरत है, इस तरह के कई बार एक्सट्रीम विचार आना। तो इस तरह के अगर लक्षण हमें खुद में, आसपास किसी में लगता है कि सामने वाले के अंदर हमें दिखें, या घबराहट चेहरे पे वो बेचैनी, नेगेटिविटी, जो बात बात पे रो पड़ना, बात बात पे इमोशनल हो जाना या आउटबर्स्ट करना, तो इन साइंस को हमें जल्दी पिक करना चाहिए और इन साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी इग्नोरेंस कई बार वो घातक सुसाइड या उस लेवल तक भी जा सकती है। जी सर, एक सवाल है, आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर फील्ड और नॉट। चाइल्ड अब्यूज़ जो चीज़ है उससे काफ़ी बच्चे जूझे हैं और एडल्ट्स में आके उनको रियलाइज़ होता है कि वो उस चीज़ से निकल नहीं सकें या कॉप अप नहीं कर सकें, ऐसे कुछ केसेस? हाँ बिल्कुल, और ये हमारी फील्ड से रिलेटेड हम देखते हैं बहुत केसेस में एडल्ट्स के देखता हूँ डिप्रेशन के, जिनमें जब हम बहुत गहरी हिस्ट्री लेते हैं तो कहीं ना कहीं चाइल्ड अब्यूज़ उसमें कहीं ना कहीं उभर के सामने आता है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स। और उसमें अक्सर मैंने देखा है कि उनको ऑब्वियसली जो उनके साथ हुआ उससे तो बहुत ज़्यादा पीड़ा है, सबसे ज़्यादा पीड़ा इस बात की होती है कि उन्होंने उस समय किसी ना किसी पेरेंट को बताया होता है और उस पेरेंट ने ही उन्हें चुप करा दिया होता है। बिल्कुल। वो जो पेंट अप फ्रस्ट्रेशन है, जब आपको लगता है कि यार चलो आपके फैमिली ने ही उसके ऊपर स्टैंड या उसके ऊपर आपको कम्युनिकेट नहीं किया या चुप करा दिया या कुछ कर दिया, वो बाद में बहुत ज़्यादा एक इमोशनल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंसेस और लेटर ऑन मेंटल इलनेस को जन्म देती है। जी, काफ़ी केसेस में तो सर हिम्मत ही नहीं बनती है पेरेंट्स को बताने तक की, क्योंकि उस इनोसेंट एज में हमें यही रियलाइज़ नहीं होता है कि ये हमारी गलती है या सामने वाले की गलती है। तो बहुत हिम्मत के बाद अगर बताया जाता है तो पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? पेरेंट्स का रोल होना चाहिए कि उस बात को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, उसको सीरियसली लें, आप बात को समझें। अगर आपको लगता है तो ज़रूर एक प्रोफेशनल काउंसलर की हेल्प भी लें, बिकॉज उनको पता है कि बच्चे को उस डेलिकेट स्थिति में किस तरह से हैंडल करना है जी। और उस जो भी हुआ है उसके प्रति करेक्टिव मेजर्स भी लेने चाहिए। तो ये उसको अपना एस्टीम इशू या अपना रिस्पेक्ट इशू बना के उसको सप्रेस नहीं करना चाहिए बिल्कुल। ये बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं सर, ये सिर्फ फिल्मों में है या हकीकत में भी? नहीं, हकीकत में है। बाइपोलर डिसऑर्डर बहुत कॉमन एक बीमारी है, मूड डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आती है। जैसे एक सिंपल डिप्रेशन होता है वैसे एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर मरीज़ के जैसे सिंपल डिप्रेशन में या तो डिप्रेशन होगा या मरीज़ नॉर्मल रहेगा। बाइपोलर के अंदर स्विंग्स होते हैं, कभी इंसान कुछ फेज़ के लिए डिप्रेशन में होता है जिसमें वो बिल्कुल उदास, नेगेटिव,
काम करने का मन नहीं करना, काम में बिल्कुल जीना लगना, और फिर कभी कभी उनके ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस के प्रति वो ठीक उसके विपरीत स्टेज में चला जाता है, जब वो ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्टिव, कम सोना, ज़्यादा काम करना, ज़्यादा खर्चा करना, बड़ी बड़ी बातें, ओवर एग्रेसिव, हर चीज़ के अंदर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना। और इस तरह से फेजेस कभी हाई जिसको हम बोलते हैं या कभी लो, उनमें ऑल्टरनेट आते हैं, तभी इसको कहते हैं बाइपोलर, दो पोल्स, कभी हाई और कभी लो और कभी नॉर्मल। ट्रीटमेंट की बात करते हैं सर, ट्रीटमेंट कैसे तय होता है इन डिसऑर्डर्स का? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स एक बहुत मुख्य कारण है बीमारी को होने के। तो फर्स्ट स्टेप तो एक साइकेट्रिस्ट के पास आपका जाना, जो एक बहुत डिटेल्ड असेसमेंट करता है, जो आपकी हिस्ट्री समझ के ये डिसाइड करता है कि डायग्नोसिस क्या है। बहुत सारे केसेस में, मोस्टली केसेस में हमें दोनों, मेडिसिन प्लस काउंसलिंग, दोनों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि मेडिसिन बहुत एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट है रिकवरी का। क्योंकि जो केमिकल इम्बैलेंस अगर हो गया, पता तो बहुत बार सामने वाले मरीज को भी है कि उसको क्या करना चाहिए। उसको पता है कि उसको सुबह सैर करनी चाहिए, जिम जाना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, लेकिन कई बार उसके बस से बाहर है, क्योंकि वो इमोशनल लेवल पे वो कंट्रोल ही नहीं रहा। तो मेडिसिन बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और कई बार हमारे सोशल सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे हमने रिलेशनशिप इश्यूज़ की बात करी, चलो दवाई से हमने डिप्रेशन ठीक किया, लेकिन जिस रिलेशनशिप इशू से डिप्रेशन आ रहा है उसको भी तो सॉल्व करना ज़रूरी है। या किसी बच्चे के लिए पढ़ाई का इशू हो सकता है, या और जो इश्यूज हो सकते हैं। तो काउंसलिंग से उन मुद्दों पे चर्चा करके अपनी रेजिलियंस, अपनी कोपिंग बढ़ाना, कि उन चीज़ों को, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ताकि बार बार हम डिप्रेशन की चपेट में ना आए। सर, कुछ मिथ्स हैं साइकेट्रिस्ट या इस थेरेपी से रिलेटेड। एक तो सबसे पहला, लेमन लैंग्वेज में ही बताऊंगी कि हम लोग पागल थोड़ी हैं जो साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। आपने बिल्कुल ये सही बात बोली, क्योंकि देखिए, साइकेट्री की अगर आप इवोल्यूशन देखें तो हमारी बहुत पुरानी ब्रांच, अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो हमारी जो दवाइयों में डेवलपमेंट आई है पिछले 15-20 सालों के अंदर ही इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट आई है ना। क्योंकि ब्रेन के MRI स्कैन्स, इतनी ब्रेन के अंदर की रिसर्च पहले पॉसिबल नहीं थी, वो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो पुराने ज़माने में जो साइकेट्री की कुछ दवाइयाँ, या हम उन्हीं को ही साइकेट्री पेशेंट करार देते थे, जो बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि इंसैनिटी, या जिसको जो आप कह सकते हो कि जो बिल्कुल ही अपना रियलिटी से नाता तोड़ बैठते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, वैसे वैसे हमने रियलाइज़ किया कि साइकेट्री वो तो बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ पेशेंट है। ज़्यादातर पेशेंट तो जैसे मैं हूँ, जैसे आप है, जिनको नींद की समस्या है, जिनको घबराहट है, जिनको टेंशन है, जिनको हेडेक है, जिनको माइग्रेन है, जिनको बिहेवियरल इशूज़ आ रहे हैं, जिनके बच्चों को पढ़ने की प्रॉब्लम आ रही है, हमने तारे ज़मीन पर देखी, जैसे डिसलेक्सिया पता चला। तो इसलिए अब ये परिभाषा बदल रही है, विद गुड मेडिसिन, बेटर ट्रीटमेंट, बेटर रिजल्ट्स। इनफैक्ट बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जैसे दीपिका पादुकोण, इलियाना डिक्रूज, लोगों ने अब खुल के सामने आना शुरू किया है कि ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने दवाई खाई, मैं ठीक हो सकता हूं, तो आप क्यों नहीं। जी। दूसरा है सर कि साइकेट्रिस्ट ओनली टॉक्स, सो हाउ दिस इज कंसिडर्ड एज ट्रीटमेंट? नहीं, देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि ये भी एक मिथ है, क्योंकि वो पुराने ज़माने में वो एक काउच वाली फ़ोटो आती थी जिसको हम लोग देखते थे, है ना, जिसमें एक साइकेट्रिस्ट ऐसे काउच पे बैठता है और इस तरह बातें हो रही हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, ये भी एक इट्स अ प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड ब्रांच ऑफ मेडिसिन, है ना, MBBS है, MD मेडिसिन है, तो जिसके अंदर बहुत ही ब्रेन की रिसर्च और उसके बेसिस पे सब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो इंटरनेशनली फॉलोड होती हैं। रादर आपको जान के हैरानी होगी कि साइकेट्रिक मेडिसिन वन ऑफ द मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन इन द वर्ल्ड, एंटी डिप्रेसेंट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड। तो इसका कारण यही है कि जो अब एंग्जाइटी या डिप्रेशन या जो ये चीज़ें हैं, हमने अब समझ लिया कि इनके क्या बायोलॉजिकल कारण है, उनके लिए हम मेडिसिन देते हैं, और जो हमारे को सोशल कारण लगते हैं, जिन पेशेंट्स में हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको हम काउंसलिंग भी करते हैं। तो वो ट्रीटमेंट प्लान, जैसे ऑर्थो में कहाँ एक्सरसाइज की ज़रूरत है, कहाँ दवा की ज़रूरत है, जैसे हर ब्रांच में होता है। सो तीसरा, जैसे आपने कहा कि एंटी डिप्रेसेंट्स या स्लीपिंग पिल्स मुझे प्रेस्क्राइब कर देंगे एंड आई विल फील स्लीपी एंड ग्रॉगी ऑल द टाइम। बिल्कुल, आपकी ये बात, ये मिथ मैं भी सबसे ज़्यादा अपने पेशेंट्स में पाता हूँ कि ये तो नींद की गोलियाँ हैं, इनकी तो आदत लग जाती है, ये बहुत बड़ी। देखिए, ऐसा है कि एंटी डिप्रेसेंट्स आर नॉट हैबिट फॉर्मिंग। एंटी डिप्रेसेंट्स हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती हैं। हाँ, स्टार्टिंग में डिप्रेशन के साथ नींद की प्रॉब्लम को लेके हर साइकेट्रिस्ट ज़रूरत अनुसार कुछ नींद की दवाई भी देता है, लेकिन वो डॉक्टर को पता होता है, वो समय रहते उस दवाई को विड्रॉ कर लेता है, और जो मेन मेडिसिन है उसका एक जो स्टैब्लिश्ड कोर्स है, उस कोर्स को करके उस दवाई को भी वेट टेपर करके बंद कर दिया जाता है।
और ये दवाइयाँ इतनी कॉमन है, इतनी कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड और इतनी जैसे आप कॉमन जितनी हम और दवाइयाँ खा रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप 100 बल्कि आपकी एफिशिएंसी जो डिप्रेशन की वजह से कम है, एंग्जाइटी की वजह से कम है, वो बेटर होती है, तो आपकी वर्क परफॉर्मेंस बेटर होती है। जी। आखिरी मिथ है सर कि वंस ऑन साइकेट्रिक ट्रीटमेंट और मेडिकेशंस ऑलवेज ऑन साइकेट्रिक मेडिकेशंस। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी कुछ बीमारियां क्रॉनिक होती हैं, मैं इसमें मानता हूं। जैसे अब बीपी की बीमारी आप मानते हैं, शुगर की बीमारी मानते हैं, तो वो एक क्रॉनिक बीमारी है। ऐसे कुछ साइकेट्रिक बीमारियां क्रॉनिक होती हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला जेनेटिक रोल भी होता है, तो फिर क्रॉनिसिटी आ जाती है। लेकिन हर साइकेट्रिक की बीमारी क्रॉनिक नहीं होती। हमारी प्रोटोकॉल्स हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस है कि डिप्रेशन को कैसे ट्रीट करना है। बहुत केसेस में, मैं अपने खुद केसेस में देखता हूँ कि एस्टैब्लिश जो हमने एक फर्स्ट कोर्स किया ट्रीटमेंट का, मरीज ठीक हुआ, दवाई बंद होगी, दोबारा उसको हुआ ही नहीं जी। तो इसलिए ऐसा नहीं है, वो पेशेंट टू पेशेंट, केस टू केस डिपेंड करता है किस केस में और वो किस स्टेज पे आए हैं। अब कुछ लोग बीमारी को छुपा मतलब बहुत देर तक अंदर अंदर रखते हैं, वो इस लेवल पे पहुंचते हैं कि हमें बहुत लंबा समय लग जाता है। जितनी जल्दी सलाह लेके ट्रीटमेंट शुरू होगा उतनी जल्दी दवाई बंद भी होगी। बिल्कुल सर। सो इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। एनी मैसेज फॉर योर व्यूअर्स? देखिए, मैं एक ही व्यूअर्स को मैसेज अपनी तरफ से देना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ इज़ इफ़ नॉट मोर देन एज इम्पॉर्टेंट एज फिज़िकल हेल्थ। इसको प्लीज़ इग्नोर ना करें, क्योंकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इस पे डिपेंडेंट है। और अगर किसी को भी परिवार में मेंटल इश्यूज़ होते हैं तो वो सिर्फ उसको नहीं बल्कि परिवार के हर सदस्य को अफेक्ट करते हैं। इनका इलाज है, ये बड़ी कॉमनली और आराम से ट्रीट हो जाती हैं। आप अपने निकटतम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं, साइकियाट्रिस्ट से मिलें और अपना प्रॉब्लम शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज सर। थैंक यू। तो इवन मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बार फिर हाजिर होंगे, डिस्कस करेंगे नए हेल्थ हैजर्ड को। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।